देखिए, कक्षा 12वीं भूगोल आर्ट का यह एक विशेष सब्जेक्ट, इसका पहला पाठ हमारे पास क्या है? मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम ये समझें कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल क्या है? यानी प्रकृति का वह आवरण जो मानव जीवन को प्रभावित करता है, जो पृथ्वी के आसपास है, वह क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और मानव भूगोल यानी प्रकृति का वह आवरण जो मानव के जीवन को प्रभावित करता है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले तो हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में पहला है अपने पास में क्या? व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा सामाजिक कल्याण का भूगोल। तीसरा नंबर अवकाश भूगोल। चौथा सांस्कृतिक भूगोल। पांचवा ऐतिहासिक भूगोल। तो और अगले नंबर में सैन्य भूगोल, संगठन भूगोल, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल, पर्यावरण भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। मानव भूगोल किस प्रकार से सामाजिक जीवन से संबंधित है? तो मानव भूगोल समाज से कैसे संबंधित है? तो जहाँ पर समाज को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मनुष्य प्रकृति में निवास करता है और प्रकृति के संबंध में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन का महत्व प्रदान किया जाता है। मानव भूगोल में अनेक सामाजिक विषयों पर गहरा संबंध माने हम क्या कहते हैं? गहरा। इसमें से हम सामाजिक विज्ञानों के संबंध में हम अति गहराई से अध्ययन करते हैं, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, जनतांत्रिकी, मानव विज्ञान के नियमित प्रयोजन हैं। मानव विज्ञान का प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो प्रकृतिकरण यानी मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य इस वातावरण से है जब मानव अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है। मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जितनी भी हैं वह कहाँ से करता है? प्रकृति से करता है। जैसे हमें भोजन, कपड़ा, आवास जो भी ज़रूरत पड़ती, हमें ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको मानव जीवन का क्या है? प्रकृति से बहुत अधिक संबंध रहता है। जहाँ पर जलवायु अच्छी है, जहाँ की ज़मीन अच्छी है, वहाँ जनसंख्या घनी रहती है। और जहाँ पर प्रकृति के जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली साधन जैसे ज़मीन है, फसल उगाने लायक की नहीं है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल नहीं है, तो वहाँ मनुष्य का निवास बहुत कम होता है। इसलिए मानव का क्या है? प्रकृति से एक विशेष संबंध होता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हमने आपको बता दिया कौन कौन सा है। अब मानव भूगोल क्या है, इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। मानव भूगोल का प्रकृति से संबंध बताइए। मानव भूगोल एवं प्राकृतिक संबंधी विचारधाराओं को संक्षेप में लिखिए। मानव भूगोल के अध्ययन में किसी भी विज्ञान, जैसे हम इतिहास से लें कि मानव भूगोल और इतिहास से संबंध बताइए, तो आप क्या लिख सकते हो? मानव भूगोल का इतिहास से क्या संबंध है? तो प्राचीन काल का जो हम अध्ययन करते हैं कि मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में निवास करता था। आवश्यकताएं कम थी, पूर्ति का साधन मात्र प्रकृति से उत्पादित जो भी पदार्थ रहते थे उसी से वह अपनी पूर्ति करता था। धीरे धीरे उसका विकास कैसे कैसे हुआ है यह हम सब जानते हैं कि उसने आग की खोज कर ली, उसके पश्चात उसने फसलों को उगाने की कोशिश की, उसके बाद एक जगह निवास करने की कोशिश की, दूसरी
फिर उसने आगे चल के क्या किया कि ग्राम बनाए, ग्राम बना करके एक साथ रहने लगा। एक साथ रहने के बाद धीरे धीरे जब अधिक मानव की संख्या बढ़ गई तो उसको किसकी आवश्यकता हुई, उसे समाज में एक संविधान की आवश्यकता हुई। तो उसने एक व्यक्ति को मुखिया बनाया, मुखिया बना करके उसके हिसाब से चलना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, मानव विकसित हुआ और आज का नया समाज स्थापित हुआ। मानव भूगोल में दो चीज़ें आपके पास में मिलती हैं, एक निश्चयवाद और दूसरा संभववाद। तो निश्चयवाद और संभववाद क्या कहलाता है? निश्चयवाद क्या होता है? तो इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। दूसरा, निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, यानी मानव प्रकृति का दास है। प्रकृति मानव को बदलती है, मानव प्रकृति को नहीं बदलती। इस विचारधारा के अनुसार मानव एक क्या है, निष्क्रिय कारक है। निष्क्रिय ऐसा कि जो चीज़ प्रकृति से उसे मिल गई है उसी से ही वह अपना भरण पोषण कर सकता है, नया पदार्थ वह नहीं बना सकता। इसके पश्चात क्या होता है कि मानव से संबंधित अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। धीरे धीरे उन्होंने क्या, हरित क्रांति लेकर के आया है, यह निश्चयवाद है। और संभववाद क्या है? तो संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने प्रकृति में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार बदल सकता है। जिस जगह पर वो रहता है वहाँ पर यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो वह नहरों से, कुएं से, तालाब से पानी की व्यवस्था कर सकता है और वहाँ पर अपने अनुकूल जलवायु बना सकता है। दूसरे नंबर में वहाँ कृषि योग्य भूमि जैसे पर्वत, पठार इत्यादि हैं उनको अलग करके और वह क्या कर सकता है, एक प्राकृतिक व्यवस्था बना सकता है। इसके पश्चात मानव प्रकृति का दास नहीं है। मान ये संभववाद में क्या होता है, मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव प्रकृति को अपने हिसाब से बदल सकता है। प्राकृतिक साधनों को वह अपने मानवीय व्यवहार में वृद्धि करने के लिए उन्हें अपने अनुसार ला सकता है। तो देखो ये निश्चयवाद में क्या है, निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। जो निश्चयवादी व्यवस्था है उसमें क्या है, मानव प्रकृति को अपने अनुसार नहीं बदल सकता है और संभववाद में मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार बदल सकता है। अब प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है? तो प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है? मनुष्य जहाँ पर रहता है वहाँ की भूमि को क्या करता है, वो समतल कर लेता है, उपजाऊ बना लेता है। दूसरे नंबर पशुपालन करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तीसरे नंबर में वहाँ पर उसे जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसे वह अपने अनुसार मोड़ सकता है। इस प्रकार से क्या मानव का प्रकृतिकरण संभव हो जा सकता है। अब मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हमने इसे आपको पहले बता दिया। इसके पश्चात मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए आपके पास NCERT की बुक रहती हैं, उन बुकों में इसके सभी प्रकार की चीज़ें ये सब लिखी हुई हैं। आप निकाल करके जब कॉपी में नोट्स बनाओ तो इनको लिखते जाओ, तो लिखते जाओगे। अब हम आपको बता देते हैं मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो मानव की महत्वपूर्ण शाखाएं, सबसे पहला नंबर सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में प्रमुख शाखाएं होती हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और लिंग भूगोल। यानी व्यवहारवादी भूगोल क्या होता है, मानव एक दूसरे के साथ व्यवहारों के साथ रहना पसंद करता है, एक दूसरे के आचार विचार मिलते हैं, वहाँ की संस्कृति एक सी होती। इसी से ही हमारा क्षेत्रवाद का
उत्पन्न होता है। किससे? व्यवहारवादी भूगोल से। जहाँ की जलवायु एक सी है, वहाँ के लोग कपड़े एक से पहनेंगे, भाषा एक सी बोलेंगे, तो वहाँ पर व्यवहारवादी भूगोल प्राप्त होता है। सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी जब हम समाज के लिए, पहले मनुष्य क्या करता था? केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा, खेती अधिक करने लगा, कपड़ों का निर्माण अधिक करने लगा, व्यवसाय अधिक करने लगा। इस प्रकार से यह सामाजिक कल्याण भूगोल शाखा बनती है। अवकाश का भूगोल क्या कहलाता है कि जब मनुष्य किसी प्रकार से कुछ न करता, केवल समाज के विभिन्न कार्यों में रत्न रहता है, तो उसे हम अवकाश भूगोल कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल क्या है? यानी जैसे हमारी संस्कृति, हमारे विचारधारा, जैसे हमारे यहाँ के एक से नृत्य होते हैं, एक से गायन होते हैं, एक से हमारी बोली भाषा होती है, हमारे जो संस्कार होते हैं सब, जैसे विवाह संस्कार हैं, जन्म संस्कार हैं, ये सब क्या होते हैं? एक प्रकार से मनाए जाते हैं। तो यह हमारा सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। भूगोल की पहली शाखा कौन सी है? सामाजिक भूगोल। दूसरी शाखा कौन सी है? नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल में हम नगरों का अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात राजनैतिक भूगोल। तो राजनैतिक भूगोल जिसमें हम राजनीति निकलती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निर्वाचन क्षेत्र और सैन्य भूगोल, इसका हम अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल जिसमें हम जनसंख्या के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आवासीय भूगोल, ये सभी प्रकार की शाखाएं क्या होती हैं? आवास के अनुसार। तो पार्ट 1 आपका इसमें होता है विश्व जनसंख्या वितरण। देखो, विश्व की जनसंख्या हम किसे कहते हैं? हमारे भारत अकेला नहीं, सारे विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से नियंत्रित होती है, किस प्रकार जनसंख्या एक स्थान पर वृद्धि होती है और दूसरे स्थान पर कमी होती है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण में हम यह देखते हैं कि अधिकांशतः पृथ्वी के जिन भागों में जनसंख्या अधिक है, वहाँ की प्राकृतिक वातावरण पहले से ही अच्छा निर्मित रहा है, इसलिए जनसंख्या वहाँ पर अधिक होती है। और जहाँ पर प्राकृतिक जलवायु मनुष्य के अनुकूल नहीं रही, वहाँ जनसंख्या कम। अब इसमें हम देखो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर भौगोलिक कारक। जहाँ पर मैदान है, जमीन उर्वरता वाली है, यानी जहाँ पर अधिकांशतः फसल उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर पानी की हमारे पास पर्याप्त पूर्ति के साधन हैं, वहाँ का उस जगह पर जनसंख्या अधिक होगी। जनसंख्या, जल की उपलब्धता, जहाँ जल अधिक हो, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, मिट्टी कैसी होना चाहिए? उपजाऊ होना चाहिए। ये हमारी जनसंख्या के भौतिक कारक हैं। कौन कौन से भौतिक कारक में लिखोगे? जल की उपलब्धता, दूसरा भू प्रकृति, तीसरा जलवायु। इसका विस्तार आप लोग खुद करेंगे। मुद्राएं, आर्थिक कारक कौन से होते हैं? आर्थिक मीन जिससे हमारी पूर्ति होती है, वो होते हैं खनिज, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण, तीसरा अगला सामाजिक एवं प्राकृतिक कारक। अब जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्थाएं। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण मीन्स होता है फैलना, विस्तारित होता है, जैसे हम रोगों का संक्रमण होता है। तो जनसंख्या का